अब जिन्होंने जल में घेरा उस नौसेना के और उस नौसेना से रिटायर्ड एडमिरल, वाइस एडमिरल रहे अजेंद्र बहादुर सिंह जी को मैं संवाद मध्य प्रदेश के इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल से सुशोभित एबी सिंह सर, जो कि इस देश की पूर्वी और पश्चिमी नेवल कमांड के कमांडर इन चीफ रहे, वो भी एक ही वक्त में दो। आपका पूर्वी छोर हो, आपका पश्चिमी छोर हो। और मैं आपसे बहुत ईमानदारी से इस बात को कह सकता हूं कि जितना गौरवान्वित मैं आपको मंच पर बुलाते हुए महसूस कर रहा हूं सर, आपको सुनने के बाद अमर उजाला संवाद मध्य प्रदेश का जो हर एक दर्शक है, जो हर कोई यहाँ मौजूद है, शायद खुद को भाग्यशाली मानेगा। नमस्कार, सुप्रभात। मैं सभी प्रियजनों को पहली चीज़ तो अमर उजाला कॉन्क्लेव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आयोजकों को दो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए बधाई देना चाहता हूँ। पहली चीज़, एक बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम और बहुत ही रेलेवेंट इश्यूज़ के ऊपर इन्होंने सबको संवाद रखा है। और दूसरा चीज़, इन्होंने इतने सारे विभिन्न किस्म के चीफ मिनिस्टर से लेकर के हमारे मंत्री लोगों को और बिजनेस के टाइकून्स को और एक्टर्स को सबको बुलाया है और सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सनली मैं विनोद अग्निहोत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। और ज़्यादातर भारतीय आर्म फोर्सेस में या तो आर्मी का या एयरफोर्स का पर्सपेक्टिव आता है, उन्होंने हमें मौका दिया कि मैरीटाइम पर्सपेक्टिव रखने के लिए, सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये मेरी तीसरी विज़िट है भोपाल के लिए और यहीं से मेरी नेवी की जर्नी शुरू हुई थी। मैं यहीं पे 33 SSB में जब आया था तो सिलेक्शन के लिए, उसके बाद मैंने NDA ज्वाइन किया था 1979 में। तो हमारी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं भोपाल के बारे में और बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज जो मेरा प्रयास रहेगा इस ओपनिंग एड्रेस में कि आप लोगों को नौसेना के बारे में थोड़ा कुछ बताया जाए और वो नौसेना किस तरह के स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है और ये किस तरह अपने विकसित भारत के संकल्प में कंट्रीब्यूट करती है। भारतीय नौसेना एक आत्मनिर्भर नौसेना है और ये जर्नी आज से नहीं शुरू हुई, कई सालों से शुरू हुई। जो भारतीय नौसेना है ये हमारी कोस्टलाइन को प्रोटेक्ट करती है, जो कि करीब 11,000 किलोमीटर है। सो ये काफ़ी बड़ा एरिया है और इसका एक और जो गोल है वो है कि नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, या सबसे महत्वपूर्ण गोल जो है आज की तारीख में ये है कि विकसित भारत की तरफ कंट्रीब्यूट करना, उसके लिए एक सिस्टम बनाना जिससे कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो सके। भारतीय नौसेना काफ़ी बड़ी है और अगर मैं आपको कहूँ कि ये हिंद महासागर की सबसे बड़ी नौसेना है तो आपको काफ़ी गर्व होगा। ये समुद्री क्षेत्र में जागरूकता रखती है और कई स्पेक्ट्रम में ऑपरेट करती है। तो इसके पास सैटेलाइट एसेट्स हैं जिससे ये स्पेस से देखती है कि कौन से जहाज़ कहाँ हैं, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करती है। और मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहीं पे मध्य प्रदेश, जो कि एक लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे मध्य प्रदेश के लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और विकसित भारत की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नौसेना के पास हवाई जहाज़ भी कई तरह के हैं। अगर मैं आपको बोलूं आज की तारीख में कि भारतीय नौसेना में 275 एयरक्राफ्ट हैं तो आपको काफ़ी आश्चर्य होगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि इसमें से कई सारे हवाई जहाज़, करीब 30 जहाज़ जो हैं वो हमारे अनमैन्ड हैं, जो कि आजकल UAVs कहते हैं या अनमैन्ड सिस्टम्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास फाइटर जहाज़ हैं, हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं और ये सब ज़्यादातर हमारे जहाज़ों से उड़ते हैं, शिप्स से उड़ते हैं। तो ये आपकी एक रीच बढ़ाते हैं। समुद्र की सतह पे हमारे पास कई तरह के जहाज़ हैं, बड़े छोटे, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जहाज़ जो हैं जो कि हमारी रीच बढ़ाते हैं और हमारा देश का गौरव बढ़ाते हैं, ये है एयरक्राफ्ट कैरियर, जिस पे फाइटर जहाज़ उड़ते हैं, और डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स। और ये ऑल्सो इनका काम दुश्मन को डराने के लिए भी होता है और इनको ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ होती हैं। सब सरफेस डोमेन में
जो कि पानी के नीचे की बात है, वहाँ पनडुब्बियाँ रहती हैं। भारत के पास 20 पनडुब्बियाँ हैं करीब इस समय, और ये 2 तरह की होती हैं। एक तो इलेक्ट्रिक से चलती हैं। तो आज जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी नेवी में कई सालों से है। सो ये पनडुब्बियाँ पानी के नीचे बैटरी से चलती हैं, और जब पानी के ऊपर होती हैं तो बैटरी चार्ज करने के लिए अपने डीजल इंजन को चलाती हैं। इन पनडुब्बियों में हमारे पास मिसाइल्स भी होती हैं, अंडर वाटर वेपन्स भी होते हैं, जिससे हम दूसरे जहाज़ों को हानि पहुंचा सकते हैं। दूसरी तरह की जो पनडुब्बी हैं, जो कि सबसे ज़्यादा आजकल महत्वपूर्ण हैं, वो हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, जिनमें न्यूक्लियर मिसाइल्स भी फिटेड होती हैं। सो हमारे देश में इस तरह की पनडुब्बी बनाई जाती हैं, और सब आजकल ऑपरेशनल हैं, और काफ़ी सारे एसेट्स जो इसमें से हैं वो मिशन डिप्लॉयड रहते हैं। जहाँ तक अपने देश की बात है, हम लोग पास करीब 130 जहाज़ हैं अभी, जिसमें से 20 पनडुब्बियाँ हैं और 140 जहाज़ हैं, करीब 20 पनडुब्बियाँ हैं और 119 सरफेस शिप्स हैं। ना भारतीय नौसेना जो ऑपरेट करती है वो आज के आयाम में ऑपरेट करती है। चाहे वो अगर हम देखें, एक कंटेस्टेड वॉरफेयर चल रहा है, और हर जगह आज की तारीख में अगर आप देखिए तो हम उसको, जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं उसको मैं एक मैरीटाइम पर्सपेक्टिव और विकसित भारत की पर्सपेक्टिव से हमें देखना चाहिए। उस बारे में मैं बात करूँगा। चाहे वो इज़राइल ईरान की लड़ाई हो, जो कि एक शुरू ही हमास के साथ, फिर हिजबुल्लाह, फिर हुतीज़ ना, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ा? उससे हमें 2 मेजर फ़र्क पड़े हैं। पहली चीज़, जो हमारे सोर्सेज ऑफ ऑयल हैं वो गल्फ़ ऑफ हॉर्मूज़ के अंदर हैं, वो बंद हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, हमारे ट्रेड को फ़र्क पड़ेगा, जो कि सुएज़ कनाल के थ्रू जाता है यूरोप और यूएसए की तरफ। जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रही है, करीब 1000 दिन से ज़्यादा हो गया है उसको, और उसमें हम लोग इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं हैं, पर हमारी सप्लाई चेन का इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि हमारे कई सारे औजार और कई सारे वेपन सिस्टम्स जो हैं वो रशियन ओरिजिन के हैं। जहाँ तक हमारे पड़ोसी देशों का सवाल है, ऑप सिंदूर अभी हुआ, पाकिस्तान जो है, जैसे मंत्री जी ने कहा, एक न्यूसेंस वैल्यू का है ना। न्यूसेंस वैल्यू हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इसको ठीक से देखेंगे नहीं तो हमारी जो ग्रोथ है, जो हमारे विकसित भारत 2047 का एक मीन्स है, वो बंद हो जाएगा। इसी तरह चाइना भी, जो कि उसने गलवान में एक एक्शन किया था, उसके बाद हम लोगों ने मैरीटाइम एक्शन किया, वो भी एक इंटरेस्टेड पार्टी है कि भारत की जो ग्रोथ है वो कंटेस्टेड रहे। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो काफ़ी अनिश्चितता है, और सब के सब चाहते हैं कि विकसित भारत का जो परिणाम है वो थोड़ा डिले हो जाए, या भारत की ग्रोथ उस तरह ना हो पाए। इसलिए हम लोग की कोशिश रहेगी कि हम लोग फोकस्ड रहें ना। एक चीज़ मैं आपको स्पेशली, क्योंकि ये मध्य प्रदेश है, झीलों का शहर है और पानी से आपका लगाव है, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो रिलेशनशिप है इकोनॉमिक ग्रोथ की और जो नेवी के साथ ग्रोथ की, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे हम पुराने ज़माने में चले जाएं, चाहे चोला एम्पायर के टाइम पे चले जाएं, राजेंद्र चोला के टाइम पे या उसके बाद में, तो करीब 1000 साल पहले ये बिल्कुल क्लियरली इस्टेब्लिश था कि अगर आपके पास मैरीटाइम पावर है तो आपका इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है, और अगर मैरीटाइम पावर कम है तो आपका इन्फ्लुएंस कम होगा ना। अगर हम याद करें तो ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि हमारा जो देश है वो एक लैंडलॉक्ड देश है जिसके पास बाउंड्रीज़ हैं, पर मैं यहाँ पे एक अपने रक्षा मंत्री जी का एक बयान को कोट करना चाहूँगा और रिमाइंड करूँगा अपने सबको। उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि वी वर वंस नोन एज अ लैंडलॉक्ड कंट्री विथ सी शोर्स, बट नाउ वी कैन बी सीन एज एन आइलैंड कंट्री with land borders, and I think that is the best thing that can happen to India. जहाँ तक हमारे जहाज़ों की आत्मनिर्भरता की बात है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है, ये भारतीय नौसेना ने 1961 में शुरू किया।
ये प्रोग्राम मेरे पैदा होने के पहले शुरू हुआ था, जबकि हमारा पहला जहाज़ INS अजय बना था। उसके बाद से 1972 में सबसे पहले हम लोगों ने एक बड़ा जहाज़ बनाया। अजय एक छोटा जहाज़ होता था, जब छोटा जहाज़ था उसके बाद हमने बड़ा जहाज़ बनाया, और आज की तारीख में करीब 60 जहाज़ अंडर कंस्ट्रक्शन इन इंडिया में, और 40 जहाज़ों का ऑर्डर देना भी बाकी है। और हम लोग एक ऐसी कंट्री हैं जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर के डिस्ट्रॉयर से लेकर के न्यूक्लियर सबमरीन तक इंडिया में बनाते हैं। वी आर वन ऑफ दो 6 नेशंस इन द वर्ल्ड टू जॉइन दैट लीग। हमारी इंडस्ट्री ने, हमारे पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड ने बहुत काम किया है, और हम उन सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं इसी के साथ अपना संवाद ख़त्म करूंगा, और उसके बाद जो कुछ भी डिस्कशन है उसके बारे में बात करेंगे। जहाँ तक ऑफ सिंदूर की बात है, हम लोग उसके बारे में डिटेल में बाद में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। आपने ये तो बता दिया कि हम ताकतवर कितने हैं, अब ये जानना है उस ताकत का राज क्या है। और उस राज को जानने के लिए अमर उजाला संवाद मध्य प्रदेश के इस मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं आपके साथ इस सत्र को संचालित करने के लिए एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार नीरज राजपूत जी को कि आप मंच पर आएं और इस सत्र को मॉडरेट करें। इस सत्र का नाम हमने दिया है राष्ट्र रक्षा का संकल्प, और उसी संकल्प को जिसको आपने दोहराया है, अब उसकी बारीकियों को समझेंगे। और अक्सर कई बार होता है कि हमारे पास कई कहानियां नहीं आती कि हम कितना पास थे और हमने कितना किसी का गला सुखा दिया था। कुछ वो भी किस्से इस मंच से जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद उत्कर्ष। सुबह से हम लोग सब सुन रहे हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, और जब मैं यहाँ भोपाल में आया तो हमारी जो हम लोग तो भोपाल के बारे में जानते आए थे कि भोपाल के बारे में सिर्फ एक ही बात कही जाती थी, एक ही कहावत थी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। और गंगू तेली कौन है आज भारत के सामने सब लोग, पूरी दुनिया जानती है गंगू तेली कौन है। लेकिन आज सुबह जब मुख्यमंत्री जी के साथ जब वार्ता कर रहे थे हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी जयदीप कार्णिक जी, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एक बात की गई थी सरेंडर करने की बात ऑपरेशन सिंदूर में। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या भारत की सेनाएं सरेंडर कर सकती हैं, भारत सरेंडर कर सकता है? वो भी ऐसी जगह पर बात करती है जहां पर भोपाल में, जहां हमारे एडमिरल सिंह ने कहा कि उनकी जो सेना में कमीशनिंग हुई थी वो यहाँ से भोपाल से हुई थी। और भोपाल में तो हमारी स्ट्राइक कोर यहाँ पर रहती है, यहाँ पर तैनात रहती है। भले ही लैंडलॉक्ड एक प्रदेश है हमारा, लेकिन हमारी जो भारतीय सेना की स्ट्राइक कोर जो दुश्मन की छाती पर जाकर वार करती है, वो सुदर्शन कोर यहाँ पर रहती है। सुदर्शन कोर जिसका नाम ही दिया गया है भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र पर, जो एक बार निकलता है तो वो दुश्मन का सर काट कर ही वापस निकलता है। तो मेरा सवाल एडमिरल सिंह के साथ यही होगा कि अगर अगली बार पाकिस्तान ने ऐसी जुर्रत की, पहलगाम जैसी हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर उजाड़ने की कोशिश की, जुर्रत की या सोचा भी, तो क्या उसके लिए हमारी सेनाएं तैयार हैं? क्योंकि रक्षा मंत्री खुद कह चुके हैं कि अगली जो सर्जिकल स्ट्राइक होगी वो भारतीय नौसेना करेगी। एडमिरल सिंह। धन्यवाद राजपूत जी। मैं पहली चीज़ तो आपको बताना चाहूँगा ऑफ सिंदूर के बारे में थोड़ा डिटेल में, अगर आप सुनना चाहें तो। ऑफ सिंदूर बहुत डिफरेंट था। मैं इसको 5-6 पंक्तियों में इसको बोलना चाहूँगा। एक तो पहली चीज़, हमारी लीडरशिप बहुत क्लियर थी, बोथ पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारी जो मिलिट्री की लीडरशिप थी, चाहे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ या चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ये सब बहुत ही मंझे हुए लोग थे। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि पॉलिटिकल लीडरशिप में बहुत क्लैरिटी थी, चाहे वो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हों, और कई सारी मीटिंग्स हुई। अच्छा, हम लोगों का इसके बैकग्राउंड सबसे बड़ा इन लोगों का एडवांटेज ये था कि ये लोग काफ़ी समय से सत्ता में हैं, इसलिए इन्होंने देखा था और बहुत ही नियर मेमोरी में पार्लियामेंट अटैक, फिर ऑप पराक्रम, फिर 26/11 हुआ, उसके बाद हमारा पठानकोट हुआ, फिर उरी हुआ, फिर बालाकोट। इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस था कि कैसे पाकिस्तान रिएक्ट करता है और हम लोग को क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ों को सोचते हुए कई सारे ऑप्शंस थे, कई सारे वॉर गेम हुए, उसके बेसिस पे ये एक
सुनिश्चित करके पहले से एक चीज़ें रेडी थी। सो अगर ये होगा तो हम ये करेंगे, अगर ये होगा तो हम ये करेंगे। तो इसलिए थोड़ा ऑप्शन ज़्यादा अच्छे थे और रिस्पांस जो हुआ वो अच्छी तरीके से हुआ।